हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि अक्सर फाइनल प्लेसमेंट या एसआईपी के समय पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट 1 2 3 के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, when should a company consider issuing debt instead of equity और why debt is a cheaper source of finance than equity। तो कई बार ये पूछा जाता है कि कंपनी इक्विटी इशू करे या डेट इशू करे। तो इसका आंसर है कि कंपनी अगर डेट इशू करती है तो उसके पीछे उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे पहला रीज़न कि डेट इज़ लेस रिस्की एंड चीपर सोर्स एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि डेट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स है, हर साल दिया जाता है। डेट की एक फाइनल रिडम्पशन डेट होती है, एक मेच्योरिटी वैल्यू होती है। तो दैट्स वाई जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डेट को लेस रिस्की मानते हैं ये एज़ कम्पेयर टू द इक्विटी। तो कम रिस्की मानने की वजह से डेट की जो कॉस्ट है वो कम होती है। सेकेंड पॉइंट इज डेट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड्स, यानी अगर कंपनी डेट इशू करती है तो उस पर जो इंटरेस्ट वो पे करती है उस इंटरेस्ट पे कंपनी को टैक्स की सेविंग्स होती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स gives the tax shield to the company. If the firm has steady cash flows, यानी यदि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो स्टडी है, यानी कंपनी के कैश फ्लोज में ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, एक फिक्स सेल होती है, फिक्स कैश उन्हें मिलता रहता है, तो ऐसी कंपनी अगर डेट इशू भी करती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इजीली टाइमली कर सकती है। एज वेल एज अगर कंपनी डेट का ज़्यादा यूज़ करती है यानी अपना फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाती है तो उससे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और एज वेल एज डेट के इशू करने से, क्योंकि ये एक चीपर सोर्स ऑफ फंड है, कंपनी की जो ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है। नंबर 2, इफ मिस्टर एक्स वांट्स टू रिव्यू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ए कंपनी विद द इशू ऑफ ओनली वन स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट वुड ही प्रीफर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, अगर तीनों में से हमें किसी एक को ही प्रीफर करना हो, किसी एक को ही एनालाइज करना हो, तो मिस्टर एक्स शुड रिव्यू कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज कैश इज किंग। By the analysis of cash flow statement, Mr. X can find out whether the company is able to generate positive cash flow from its operating activity or not. Whether the company is dependent on external financing or able to generate cash to pay all its expenses and liabilities. क्यों? क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज पे बेस्ड होता है। तो वो हमें बताता है कि क्या सब कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर पॉजिटिव है तो ये बता रही है कि बिजनेस अपनी सेल्स को, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने में कैपेबल है। जबकि बैलेंस शीट और पीएनएल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बैलेंस शीट हमें ये तो बताती है कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है, लेकिन कई बार बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड होती हैं और कई बार ऐसी बहुत सारी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम लाइबिलिटी साइड में शो ही नहीं करते। तो इसका मतलब बैलेंस शीट कहीं ना कहीं पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता पाती। एज वेल एज पी एंड एल अकाउंट के अंदर, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाया जाता है, तो कई ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मनी टाइड अप इन डेटर्स, मनी टाइड अप इन स्टॉक या ब्रोकर्स, जो पैसा हमारा वहाँ फंसा हुआ है वो पी एंड एल अकाउंट रिवील ही नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो पे काम करता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अच्छी पिक्चर प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें तीनों में से कोई एक देखना हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द नंबर 1. Next, why capital is shown in liability side of the balance sheet? As per separate entity concept, business and businessmen both are different and accounts are prepared for the business. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं और हम अकाउंट्स केवल किसके लिए बनाते हैं? बिजनेस के लिए बनाते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कभी भी ये नहीं लिखा था बैलेंस शीट ऑफ मुकेश अंबानी। तो इसका मतलब कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो जो पैसा, जो मनी बिजनेस के प्रमोटर ने बिजनेस में लगाई है, बिजनेस के लिए वो एक तरह से लाइबिलिटी है कि वो उसको उसे वापस देनी है। तो दैट्स वाई वी शो कैपिटल इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं जिन्हें हमने इनकर तो करंट ईयर में किया है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा। अब जब बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा तो हमें उस एक्सपेंडिचर का जो राइट ऑफ है वो भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इन डिफरेंट ईयर्स करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट, advertisement contract with a celebrity for rupees 15 crore for 3 years. As the benefit of this contract is for 3 years,
दिस एक्सपेंडिचर शुड बी रिटर्न ऑफ इन द 3 years। तो आपने 15 करोड़ रुपए खर्च किए 3 साल के लिए, तो आप 5 करोड़ रुपीज़ 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ राइट ऑफ किए, और जो बाकी 10 करोड़ हैं ये हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड ईयर में फिर 5 करोड़ हम राइट ऑफ कर देंगे, तो बैलेंस शीट में शो होगा 5 करोड़, और थर्ड ईयर में वो 5 करोड़ भी राइट ऑफ हो जाएगा, तो फिर बैलेंस शीट से ये हेड गायब हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मीन? तो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं जब आपकी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज़्यादा हो। वैसे तो इन प्रैक्टिस नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज ए साइन ऑफ inefficiency. It shows that firm is facing financial problems and not in a position to pay its current liabilities on time. It shows that the liquidity position of the firm is very poor. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अगर होती भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ग्रॉसरी के बिजनेस हैं, रेस्टोरेंट के बिजनेस हैं, पेट्रोल पंप के बिजनेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेसेस हैं इनकी सारी जो परचेजेज होती है वो क्रेडिट पे, उधार पे होती है, और मैक्सिमम सेल्स इनकी कैश में होती हैं। तो ऐसे बिजनेस में अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी हो तो वो बिजनेस पे कोई नेगेटिव असर उससे नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स शील्ड? टैक्स शील्ड ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। टैक्स शील्ड मीन्स रिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम फॉर एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बाय क्लेमिंग अलाउएबल डिडक्शंस। यानी आपने कुछ इस तरह की, आपने कुछ ऐसी डिडक्शंस ली हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स किए हैं जिससे कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, उन्हें ही हम टैक्स शील्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, या डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन रिटर्न ऑफ, या फॉर इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो ये सारे जो हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं ये एक्सपेंडिचर्स इनकम टैक्स के अंदर अलाउड है। इससे हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम कम होती है और उससे फिर टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है। टैक्स शील्ड अगर आप फाइंड आउट करना चाहो कितनी है आपकी, तो वैल्यू ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस इनटू टैक्स रेट, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ ए कंपनी पेज ₹1 करोड़ एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड टैक्स रेट इज 30%, कि कंपनी ने ₹1 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया जिस पे 30 और कंपनी का टैक्स रेट है 30%, तो इसका मतलब कंपनी ने 30 लाख रुपए अपने बचा लिए टैक्स के। इसे ही हम टैक्स शील्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए से कम हो गया, तो 1 करोड़ रुपए से कम हुआ तो उस पर 30%, 30 लैक्स उनका टैक्स भी कम हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो बेस बस्टिंग? जी देखिए, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें क्या होता था कि सपोज एक डिपार्टमेंट ने कोई फंक्शन किया, या एक डिपार्टमेंट का बजट लास्ट ईयर 50 लाख का था, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर ने कहा कि भाई सर, अपने सीनियर से कहा कि सर पिछली बार हमने 50 लाख रुपए खर्च किए थे, अब महंगाई बढ़ गई तो आप इसमें 10% जोड़ दीजिए, इस बार हमारा 55 लाख रुपए का बजट पास कर दीजिए। ये था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। लेकिन जीरो बेस बस्टिंग सिस्टम ये कहता है कि जो पास्ट ईयर का बजट था उसके अंदर हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हों जो कि जस्टिफाइड नहीं थे, जिन्हें करने की जरूरत ही नहीं थी, और कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जिन्हें जो होने चाहिए थे लेकिन लास्ट ईयर नहीं थे। तो अब की बार जब डिपार्टमेंटल मैनेजर अपना बजट बनाएगा तो बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से बनाएगा। यानी वो जिस जिस एक्सपेंडिचर के लिए, जिस जिस हेड के लिए वो अपने सीनियर से पैसा मांग रहा है, उसे वो सारे हेड्स जस्टिफाई करने पड़ेंगे। यानी जो पास्ट में हुआ है उसको एज ए कोई बेसिस नहीं माना जाएगा, आपको सारे हेड्स दोबारा से जस्टिफाई करने पड़ेंगे। इसीलिए हम इसको सारा बजट बिल्कुल जीरो से बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसे हम जीरो बेस बस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय आउट इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन? देखिए, जब कंपनी के मैनेजर्स ही कंपनी को उसके ऑनर से खरीद लेते हैं तो उसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय आउट। अब मैनेजर्स के पास अगर इतने फंड्स नहीं भी हैं तो वो क्या करते हैं, वो डेट लेकर के कंपनी को खरीद लेते हैं। जनरली 70 to 90% ऑफ द परचेज प्राइस तक का डेट लिया जा सकता है। ऐसा मैनेजर्स कब करते हैं, या तो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी को नहीं चलाना चाहते तो मैनेजर्स खरीद लेते हैं कंपनी को, या कंपनी एक सिक यूनिट है और प्रमोटर्स उसको बेचना चाहते हैं कि भाई इसमें लगातार लॉसेज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को टर्न अराउंड करना आता है, तो ऐसे में वो सिक यूनिट्स को परचेज करके आगे इसको प्रॉफिटेबल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सोच के खरीद लेते हैं। विच रेशियोज डू यू यूज टू एनालाइज द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी? देखिए, लिक्विडिटी को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो को। सोल्वेंसी को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर। इन सारे रेशोज़ के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। लिक्विडिटी रेशोज़ का अलग है, सॉल्वेंसी का अलग है, प्रॉफिटेबिलिटी का अलग है। नंबर 10, वाई वुड कंपनीज मर्ज? मर्जर्स क्यों होते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन? देखिए, मर्जर कहते हैं जब जो दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बना लेती हैं, तो उसे कहते हैं मर्जर या एक्विजिशन। तो उसके बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1, सिनर्जी बेनिफिट्स। सिनर्जी कहते हैं जब 2+2 = more than 4, यानी 2+2 = 5। यानी जब दो कंपनी अलग अलग काम कर रही थी तो उनके बेनिफिट्स कम थे, लेकिन जब दोनों ने मिलकर काम करना चालू किया तो उनके बेनिफिट्स बढ़ गए। सेकेंड है टैक्स सेविंग्स। कई बार ऐसा होता है एक कंपनी लॉस मेकिंग है, एक प्रॉफिट मेकिंग है, तो दोनों में अगर अपना मर्जर कर लेती हैं तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसके जो टैक्सेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। टू एसेस न्यू मार्केट, कि सपोज एक इंडियन कंपनी है, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, तो दोनों ने मर्जर्स किए, तो अब इंडियन कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया में सेल कर सकती है एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंडिया में सेल कर सकती है। टू एक्सेस स्किल्ड लेबर फोर्स, कुछ कंपनीज के पास स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी होती है, तो ऐसे में एक दूसरी कंपनी जो स्किल्ड लेबर फोर्स रखती है उसके साथ मर्जर करने से दे कैन बोथ द कंपनीज कैन एक्सेस द स्किल्ड वर्क फोर्स। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, कि एक कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी टेक्सटाइल्स में डील करती है, एक फार्मा के अंदर, दोनों ने मर्जर कर लिया, तो उससे क्या होता है किसी समय में अगर टेक्सटाइल का बिजनेस भी डाउन चल रहा है लेकिन फार्मा का अप चल रहा है तो वो एक बैलेंस बन जाता है। टू एक्सेस न्यू टेक्नोलॉजीज, कि कुछ कंपनीज अगर फॉरेन की हैं जिसके अंदर की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे में मर्जर्स किए जा सकते हैं। टू इंक्रीज फाइनेंशियल पावर एंड इन्फ्लुएंस, आपस में जब दो कंपनीज मिल जाती है तो उससे उनकी फाइनेंशियल पावर्स बढ़ती हैं, फाइनेंसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ता है, मार्केट में कंपटीशन कम होता है। कई कंपनियां मिलकर के जब एक बड़ी कंपनी बनाती हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एंड अगर कंपनीज में ग्रोथ रेट बहुत स्लो है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इन दिस वे आज हमने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।